You can see my screen? Yes. Yes, we can. Okay. तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते कुछ तो, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने सब्सक्रिप्शन पढ़ा। एक सेकंड ना, इसको एडजस्ट करके ही करता हूँ। सब्सक्रिप्शन, टेनेंट, उसके टाइप्स पढ़े। फिर क्या पढ़ा हमने पिछले सेशन में? हमने क्या देखा? हमने देखा आरजी बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता कैसे है, मतलब ऑन प्रीमाइसेस में कैसा बनता है और क्लाउड में बनना चाहिए तो कैसा बनना चाहिए। तो हमको पता चला कि सब्सक्रिप्शन के बाद हम आरजी बनाए, फिर आरजी के बाद हमने वीनेट बनाया और वीनेट के अंदर हमने 2 सबनेट बनाए थे, ठीक है। करेक्ट है इधर तक? करेक्ट। और ये भी पता किया कि आरजी में अगर लॉक है और आरजी खाली है तो आरजी डिलीट हो जाता है। तो लॉक जो है रिसोर्स ग्रुप पे नहीं लगता है, रिसोर्सेस पे लगता है, ठीक है। ये भी देखा हमने। और Yes. इसमें टैग्स देखा और टैग्स का इंपॉर्टेंस देखा, ओके। और कुछ कोई डाउट है अभी तक? कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके, तो आज क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास एक नया रिक्वायरमेंट आया है। क्या नया रिक्वायरमेंट आया कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन बन गया, आरजी बन गया, वीनेट बन गया, अब सबनेट आ गए, एक सबनेट आ गया। अभी हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? वीएम बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, बना सकते। बना सकते हैं, राइट। सो हम सोचे थे कोई टेस्ट वीएम बनाए कि क्या करें। तो इतने में ना हमारी टीम से एक रिक्वायरमेंट आ गया। कौन सी टीम? हमारी जो टीम थी ऑफिस में, अलग अलग डिपार्टमेंट थे, तो 2 डिपार्टमेंट अलग अलग थे, एचआर और सेल्स। दोनों से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आया कि दोनों को फाइल सर्वर चाहिए। क्या चाहिए? फाइल सर्वर। तो हम लोग ने सोचा कि यार वीएमवेयर में बनाने से अच्छा या ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाने से अच्छा, कोई नया सर्वर खरीदने से अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको अज़ूर में ही बनाते। और इनका टाइमलाइन भी था कि यार थोड़े 15-20 दिन में भी चलेगा हमको। हम लोग बोले ठीक है ना, जब तक ये हम पूरा सेटअप कर रहे, इनके 2 फाइल सर्वर भी सेटअप करके देते, राइट। तो अज़ूर में बनाते। लेकिन एचआर और सेल्स का रिक्वायरमेंट ये था कि जो फाइल सर्वर बनेंगे ना, एचआर का फाइल सर्वर किसी और से बात नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? किसी और से बात नहीं करना चाहिए। और सेल्स का सर्वर किसी और से बात नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या सोचा कि दोनों को अलग अलग सबनेट में डालेंगे। और ऑन प्रीमाइस साइट पे, नेटवर्क साइट पे उसको क्या बोलते हैं? वीलैन। वीलैन पता है ना? एक जनरल समझिए, सबनेट ही समझिए। और मेरे को एक बात बताओ, एक सबनेट का मशीन दूसरे सबनेट से बात करता है क्या? नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं करता है। उन दोनों के बीच में राउटर डालते हैं, तब जाके बात करते हैं, बराबर? बाय डिफॉल्ट नहीं। करेक्ट। सो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? एचआर और सेल्स के लिए सबसे पहले तो सबनेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अलग अलग सबनेट बनाएंगे ताकि इन लोग आपस में बात ना कर सके, बराबर? ये सोच के हम सबनेट बनाएंगे। ओके। ये समझो आप। अभी जाते हैं ब्राउजर पे और पोर्टल पे जाते हैं। अभी रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया ना कि हमको एचआर और सेल्स के लिए फाइल सर्वर बनाना है। जब से उसके पहले हमको देखना है हमारे पास रिसोर्स ग्रुप है क्या। तो आपको पता चला इधर 2 रिसोर्स ग्रुप दिख रहे हैं। क्यों ऐसा? नियाल? हाँ, तो एक वेस्ट इंडिया का और एक यूरोप, ऐसा 2 अलग अलग ही जगह का। नहीं, ये एक वेस्ट इंडिया का, एक ईस्ट यूएस का है। ईस्ट अभी यूएस का। हाँ, अभी एक चेंज क्या है, तुषार, मुक्तेश, अश्विन, हमने पहले वेस्ट इंडिया में बनाने की कोशिश की थी ना। करेक्ट। राइट।
लेकिन वेस्ट इंडिया में है ना, जब मैं वीएम बनाने जाता हूं ना, तो उधर है ना माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री सब्सक्रिप्शन वालों को वीएम बनाने को अलाउ नहीं किया है, मतलब कोटा ही नहीं दिया है। ओके सिर्फ पेड वाले बना सकते हैं। अभी देखो, अभी मैं इधर जाऊंगा, अब मैं इधर सिलेक्ट करूंगा रीजन, दिख रहा है रीजन कोई वेस्ट वाला, वेस्ट इंडिया वाला नहीं दिख रहा है। अब मैं नीचे आके देखो क्या बोलता है, योर सब्सक्रिप्शन डजंट सपोर्ट वर्चुअल मशीन क्रिएशन इन वेस्ट इंडिया। तो अब समझ लो कि हमारी जो पीएनजी डायमंड कंपनी शिफ्ट हो गई यूएस, हमारा ऑन प्रीमाइस भी यूएस, ठीक है। और इसको फिर हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या बनाया था, हमने सबनेट भी बनाया था, वर्चुअल नेटवर्क भी बनाया था, राइट। तो इसको हम क्या करते, सीधा उठा के आरजी पीएनजी डब्ल्यूआई प्रॉड इंफ्रा को डिलीट करने से पहले एक बार देख लेते हैं हमने लॉक लगाया था क्या, नहीं, तो इसको उड़ा देते हैं सीधा सीधा। देखो डिलीट किया यानी खाता हमारा कहानी। पावर शेल का एक कमांड है, ठीक है, गेट हाइफन रिसोर्स ग्रुप। क्या कमांड है, गेट हाइफन ग्रुप। हाँ। अगर आपको 15-16 सब्सक्रिप्शन पे एक्सेस है और कंपनी का सारा इंफ्रा अज़ोर पे है, आपने मारा गेट हाइफन रिसोर्स ग्रुप पाइप टू डिलीट हाइफन रिसोर्स ग्रुप हाइफन फोर्स, तुम एक ही सिंगल बंदे होंगे, सिंगल हैंडेडली कंपनी को बंद कर दिए होंगे। करना नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये जब तक डिलीट हो रहा है, जब तक डिलीट हो रहा है ये, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने ये जो रिसोर्स ग्रुप है ना पहले से क्रिएट करके रख दिया ताकि टाइम टाइम वेस्ट ना हो। और ये मैंने क्रिएट किया ईस्ट यूएस में। क्यों ईस्ट यूएस में, क्योंकि ईस्ट यूएस है ना माइक्रोसॉफ्ट के यूएस के रीजन में ना मोस्टली सारा इंफ्रा उनका अवेलेबल रहता है, बहुत सारा नया नया इंफ्रा मिल जाता है और जल्दी भी बन जाते हैं, तकलीफ नहीं आती है कुछ रिसोर्सेज की। अब यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क भी बना दिया वीनेट, और वीनेट के अंदर मैंने सिर्फ अभी एक ही सबनेट, उस दिन 2 बनाए थे ना अपन ने, इधर एक ही बनाया, पहला सबनेट जो हमारा कैलकुलेटर में। और हमारे नोटपैड में भी नेटवर्क टीम से मैंने चेंज करा के ले लिया, वो लोग ने साइट कोड वर्जीनिया डाल दिया, सेम सबनेट यूएस में कॉन्फ़िगर करने बोला, ठीक है। और ये वर्जीनिया क्या है मालूम है, माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर ईस्ट यूएस 2 का वर्जीनिया में होस्टेड है, ठीक है। और हमारे नेटवर्क टीम ने वर्जीनिया, हमारा भी डेटा सेंटर समझो वर्जीनिया में है, तो मैं ईस्ट यूएस में बना रहा हूँ ताकि मेरे डेटा सेंटर से नजदीक रहे, ठीक है, मेरे फिजिकल डेटा सेंटर से माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर नजदीक रहे, इसीलिए वर्जीनिया में ही ईस्ट यूएस 2 में बना रहे। अभी हमारे पास 2 सबनेट बनाने के, कौन से, एक एचआर और एक सेल्स। हमने ये बात, हम ये 2 सबनेट अलग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारी थिंकिंग ये है कि 2 सबनेट आपस में बात नहीं करते, नहीं करते जनरली नहीं करते। तो इसीलिए हम एचआर और सेल्स को अलग रख रहे हैं, ताकि उनका रिक्वायरमेंट है कि हमको अलग चाहिए सबनेट हाइफन एचआर। अभी एचआर के लिए हमारे पास दूसरा सबनेट क्या था, ये देखो इधर उठाने का सीधा सीधा, और हमारे इसमें जाने का, और इधर हम उसको पेस्ट कर देंगे, स्लैश क्या था वो 26, ठीक है, सेव। अभी आप सोच रहे होंगे नेट गेटवे क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी, राउट टेबल, आस्ते आस्ते सब पे आएंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पहले पहले उसको दूध पिलाया जाता है 6-7 महीना, फिर उसको खाना खिलाते, फिर 2-3 साल का होता तो पेप्सी और चाइनीज साथ में, फिर पिज्जा, ठीक है। अब सब हाइफन सेल्स SLS, ठीक है। अब इसका सबनेट हमने 3rd नंबर वाला उठा लिया। कितना इजी पड़ता है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, खाली तुमको पता होना चाहिए तुम कर क्या रहे हो, इजी है तुम्हारे लिए फिर। हाँ, तो हमारे पास सबनेट तो बन गए। अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है नेक्स्ट, कि हमको वीएम बनाना है, राइट।
अब वीएम बनाने के लिए हमारे को नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एचआर का वीएम बनेगा। तो एचआर का वीएम बनाने के लिए क्या करेंगे, चलो बताओ जल्दी। VM PNG PNG EUS2 पीएनजी, हाँ इसको रीजन कौन सा है वो? वीएम रीजन पीएनजी ईयू बराबर है क्या? हाँ पीआरडी हाइफन एफएस और एफएस भी डालना पड़ेगा, फाइल सर्वर का भी डालना पड़ेगा ना। हाँ FS01। FS01। अच्छा, अभी हमारे समझने के लिए हमें ना इधर है ना एक एचआर डाल देते ताकि हमारे को याद रहे। ठीक है, ठीक है, ईस्ट यूएस एचआर का है, एचआर डिपार्टमेंट का, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी दूसरा क्या बनेगा? वीएम पीएनजी ईयू एसएलएस पीआरडी FS01 FS01 बराबर, या क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का है ना। ओके ठीक है, हमने अलग नहीं तो FS02 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन पॉइंट आपको ये समझ में आया कि देखो आप लोग फट से नेमिंग कन्वेंशन को याद कर लिए, कैसे लॉजिक समझ में आया ना। तो याद रखो, कोई भी चीज हार्ड जब तक रहती जब तक समझ में नहीं आती, और जब तक समझ में आ गई तो बहुत इजी रहेगी। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहला वीएम क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। उससे पहले कोई डाउट है? नो सर। तुषार कुछ है क्या? नहीं। ओके, अभी मैं जाता हूँ वर्चुअल मशीन में, यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन पूछता है अज़ोर वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है या अज़ोर वर्चुअल मशीन विद प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन। प्रीसेट यानी आपने एक प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन पहले से रखा हुआ है, उससे क्रिएट करना है, या अज़ोर डायरेक्ट मेरे को कोई प्रीसेट वाला नहीं करना है, ये वाला मुझे ऑप्शन अभी देखना भी नहीं है। फिर बोलता है अज़ोर आर्क वर्चुअल मशीन। अभी अज़ोर आर्क वर्चुअल मशीन वो वर्चुअल मशीन क्रिएट होता है जो आपके ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर या AWS इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सब एक साथ एक जगह से मैनेज करना हो ना, तो अज़ोर आर्क के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक ही कंसोल से सारा चीज, जैसे वी सेंटर से VMware कैसे मैनेज होता है, उसी तरह अज़ोर आर्क से समझो आपको नॉन अज़ोर एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं। इट कुड बी AWS, इट कुड बी गूगल, इट कुड बी ऑन प्रीमाइज, एनीथिंग। ओके, फिर बोलते हैं अज़ोर VMware सॉल्यूशन वर्चुअल मशीन। माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि आपको VMware में रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको VMware में रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या कर सकते हो, VMware सॉल्यूशन वर्चुअल मशीन बनाएंगे ना, तो मैं पीछे VMware का पूरा एक सॉल्यूशन डिप्लॉय करूंगा, आप डायरेक्टली इधर डिप्लॉय कर सकते हो VMware होस्ट के अंदर। और मेरे ख्याल से वहां से उसको एक वी सेंटर में डाल के vMotion वगैरह भी होता है। ठीक है, मैंने कभी किया नहीं ये VMware सॉल्यूशन वाला, बट ये तो अभी हम पहले से स्टार्ट करते हैं अज़ोर वर्चुअल मशीन से। अब जब मैं अज़ोर वर्चुअल मशीन में हूं तो मुझे पता चल रहा है मेरी सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो रिसोर्स ग्रुप मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, यू प्रोड इंफ्रा, क्योंकि एक ही बचा है। और दूसरा आप लोग देख रहे हो नेटवर्क वॉचर बनता है, राइट। ये क्या है मालूम है? नेटवर्क वॉचर क्या करता है, नेटवर्क के लॉग स्टोर करने के लिए आप वॉचर का यूज करते हो, जिसमें आप फ्लो लॉग चेक करना है या आपको IP फ्लो वेरीफाई करना है, तो आप नेटवर्क वॉचर से करते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है, तो कोई भी आप एक बनाएंगे तो उसमें बन जाएगा। तो ये हमारा हमने सिलेक्ट कर लिया, वर्चुअल मशीन का नाम पेस्ट कर दिया, बराबर है। यस सर। अभी मैं ये जब वर्चुअल मशीन बनाऊंगा ना, तो जितने इजी इजी ऑप्शन रहेंगे ना फटाफट बता दूंगा, जिसको इसको टाइम लगेगा वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। अब ये क्या बोल रहा है, ये किसी को, निहाल आपको पता है क्या ये तीनों चीज? नहीं, मतलब वो रेप्लिकेशन नहीं करेगा, ऐसा कुछ है? नहीं। तो कैसा है मालूम है क्या, फॉर एन एग्जाम्पल आप अभी इधर आ जाओ, तो सबसे पहला ऑप्शन देखते क्या है, अवेलेबिलिटी जोन का। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, एक मिनट, अभी इसको क्लीन कर देता हूँ।
अगर मेरा एक वेब सर्वर है, क्या है? वेब सर्वर। वेब सर्वर, हाँ। अगर मेरा वेब सर्वर है जिसपे मेरी एक वेबसाइट होस्ट है, अगर वो मेरा वेब सर्वर डाउन हो गया तो क्या होगा? वेबसाइट वेबसाइट डाउन भी हो डाउन जाएगा। होगा। वेबसाइट डाउन हो जाएगी, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा सर्वर भी खड़ा करता हूँ, वेब सर्वर 02, ताकि मुझे क्या मिले? रिडंडेंसी मिले। रिडंडेंसी, हाँ। हाँ, और मैं अंदर क्लस्टर कॉन्फ़िगर करके ये कर लेता हूँ, तो मुझे ओएस बेस्ड रिडंडेंसी मिल जाती। क्या मिलती है ये? ओएस बेस्ड रिडंडेंसी। OS based। अभी समझो मैंने ये अज़ोर पे रखा है, अज़ोर पे रखने के बाद मैंने इधर ऑप्शन सिलेक्ट किया है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, और ये ईस्ट यूएस 2 के वर्जीनिया की, यानी वर्जीनिया ईस्ट यूएस 2 के रीजन में वर्जीनिया यानी शहर है, उसकी एक बिल्डिंग में रखा हुआ है, एक फ्लोर पे रखा हुआ है, समझो फ्लोर नंबर 2। उस फ्लोर पे आग लग गई तो वो फ्लोर पे आग लग गई तो मेरा दोनों सर्वर बैठ जाएंगे, राइट? राइट। मैंने ओएस बेस्ड तो रिडंडेंसी रख ली एप्लीकेशन की तरफ से, लेकिन हार्डवेयर पे रिडंडेंसी नहीं रखी ना। राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, सेकंड ऑप्शन, कि आप दूसरे इधर क्या कर सकते हो, अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अवेलेबिलिटी हाँ। जोन। अवेलेबिलिटी जोन। हाँ, तो पहला वेब सर्वर जब बना रहे हो तो जोन 1 में रखो, ठीक है? पहला वेब सर्वर जब बना रहे हो तो किधर रखो? जोन जोन 1। जोन 1 में, यानी वर्जीनिया में बनेगा, बिल्डिंग नंबर 1 में। और दूसरा वेब सर्वर बना रहे हो तो वो बनेगा किधर? बिल्डिंग नंबर। बिल्डिंग नंबर 2। तो इन केस ऑफ बिल्डिंग नंबर 1 बैठ गई तो बिल्डिंग नंबर 2 तो अभी भी आप है, हाँ। चलो। समझ में आ गया? अवेलेबिलिटी जोन का मतलब समझ में आ गया आपको? हाँ, समझ गया। यस सर। तो अवेलेबिलिटी जोन बोलता है कि एक ही रीजन के अंदर, 3 जोन के अंदर, 3 अलग अलग डिफरेंट लोकेशन के अंदर वो तुम्हारा सर्वर सेव कर सकता है, ठीक है? 3 जोन दिया हुआ है एक रीजन के अंदर। क्लियर है? हाँ, अभी Yes, कोई sir. पूछे, अभी कोई तुम लोग में से पूछा नहीं मुझे, सर चौथा सर्वर सेम डालने का रहेगा तो आपको एक में से, इसमें से किस में से को भी चूज करना पड़ेगा, राइट? एनी टाइम अगर 2 डाउन होते 2 तो अवेलेबल रहेंगे, करेक्ट? समझ में आ गया ना? अभी ये अवेलेबिलिटी जोन जोन, तो हाँ, मतलब एक रीजन में जितने डेटा सेंटर है वो वैसे मतलब उतने टाइप के जोन्स हो गए ना, मतलब जोन 1 हाँ, जोन 2 मतलब जोन समझो 3 जोन। जोन, हाँ, तो 3 ही जोन जनरली रहते हैं, ओके। तो मतलब 3 बिल्डिंग समझो ना मैक्सिमम, उससे कम रहेगा, ओके सर। ज्यादा तो मैंने नहीं देखा, अगर हो फ्यूचर में आ जाए तो पता नहीं, ठीक है? तो सर वो जो मल्टीपल जोन रहेंगे एक ही सबनेट में रहेंगे? हाँ, सबनेट सब शेयर होगा, वो हो सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क में बैकएंड में सब कुछ करता है, तो नेटवर्क एक्सचेंज सब होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? देखो एक बात याद रखो, आजकल हम लोग, हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए आप। नहीं, आजकल जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में है ना, उसको बोलते हैं एसडीडीसी। क्या बोलते हैं? एलटीडीसी। एसडीडीसी, एस फॉर सिंगापुर, डी फॉर दुबई, बी फॉर दुबई, सी फॉर कंपनी। ओके। ओके, सो एसडीडीसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन डेटा सेंटर्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर्स, ठीक है? उसको हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं है, सारा ये जो सबनेटिंग सब डिफाइन हो रहा है ना, ये सब किस पे हो रहा है? सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, ठीक है? तो तुम ये दो बिल्डिंग के बीच में क्या, मेरे ख्याल से मैं जब एक कैपजेमिनी में जब मैं जॉब कर रहा था, तभी हमारी जो क्लाइंट था ना, उसने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में सबनेट शेयर किए थे वायर के थ्रू, मतलब इतना एक्सटेंड किया था सबनेट को, तो एक्सटेंड माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है। हाँ, और क्या डाउट था तुषार? सेकंड, सॉरी मैं आपको रोक दिया था। सपोज मान लीजिए कि एक ही जोन में अपने बाकी जो भी है सर्वर्स है, बट उसी जोन में अर्थक्वेक आ गया, फिर कुछ फायर का कुछ हुआ, तो फिर मतलब क्या सिनेरियो रहेगा, या फिर फ्लड वगैरह आ गया?
जोन बोल रहे हो या रीजन बोल रहे हो? नहीं, उसी रीजन में बोल रहा हूँ। रीजन गया तो आप दूसरे रीजन में आपके लिए अवेलेबिलिटी रखो आप। ओके ओके। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है डीआर सेटअप करो, डिजास्टर रिकवरी बोलते हैं उसको। ठीक है, यस। ठीक है। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि ऑप्शन क्या है, वर्चुअल मशीन स्किल सेट बना लो। क्या बना लो? वर्चुअल Virtual मशीन machine स्किल skill. से। स्किल सेट का मतलब क्या होता है? स्किल सेट को आप इतना समझो कि ये जब भी मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी ना, एक वीएम से 2 वीएम हो जाएंगे, 3 वीएम हो जाएंगे, 4 वीएम हो जाएंगे, जितना मैं उसको स्पेसिफाई करूंगा ऑटोमेटिकली बनाने के टाइम पे कि मेरे को मैक्सिमम 4 वीएम चाहिए जब लोड आएगा तब। ठीक है, जब लोड नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक इसको डाउन कर देना 1 वीएम पे। ये इसको क्या बोलते हैं? स्किल सेट का मतलब आप है ना, एक है ना, आपने अंडरवेयर तो देखी होगी ना सर, सबने। हाँ। अंडरवेयर में एक इलास्टिक रहता है, राइट? हम्म। अपन खा खा के अपने चर्बी बढ़ती है तो भी उसको एडजस्ट करता है, राइट? उसी तरह स्केल सेट है, Right. तुम जितना भी खाओ मैं उसको एडजस्ट करूंगा। मतलब तुम कम खाओगे, पतले हो जाएंगे तो भी तुम पहन सकते हो, मोटे हो जाओगे तभी भी तुम पहन सकते हो। उसी तरह स्केल सेट का कैसा मकसद है कि तुम्हारे पास अगर संडे को मंडे को ज्यादा लोड आता है, तो अगर लोड आया मतलब तुम्हें उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन रख सकता हूँ कि 70% सीपीयू हो गया ना, तो एक नया मशीन और स्पिन अप कर दे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक बैकएंड में वो मशीन खड़ा कर देगा। तो वर्चुअल मशीन स्केल सेट ऑटोमेटिकली आपके लिए वर्चुअल मशीन स्केल करता है और स्केल डाउन भी करता है। समझ में आया? और ये बोलता है अगर वर्चुअल मशीन स्केल सेट बनाते हो आप, तो बाय डिफॉल्ट जोन के बीच में सेग्रीगेट करेगा। ठीक है, Okay, okay. वो ऑटोमेटिक सेग्रीगेट होता है सर? हाँ वो ऑटोमेटिक होता है। और जो थर्ड ऑप्शन VMs डिप्लॉय होती है पूरा विथ आईपी एंड मतलब प्रॉट रेडी सबके साथ रहता में, है। सबके साथ में होता है। यस, ठीक है। सेकंड, Yes, sir. थर्ड इज अवेलेबिलिटी सेट। अभी अवेलेबिलिटी सेट क्या है इतना ही समझ लो। अब मैं जोन में बिल्डिंग जा रहा था ना, हाँ। तो आप इतना समझ लो अवेलेबिलिटी सेट क्या करेगा, एक ही डेटा सेंटर के अंदर वो मेक श्योर करेगा कि सर्वर एक रैक या एक होस्ट पे नहीं है। यानी ये एक रैक या एक होस्ट पे नहीं है। हाँ, मतलब मैं वेब सर्वर 1 वेब सर्वर 2 एक ही वर्चुअल होस्ट के अंदर नहीं बना रहा हूं या एक रैक के अंदर नहीं बना रहा हूं। वो एक समझो वेब सर्वर 1 को इधर डालेगा, वेब सर्वर 2 को इधर डालेगा। तो इन केस ऑफ रैक फेलियर, पावर फेलियर विद इन द डेटा सेंटर, तो मैं अवेलेबिलिटी सेट यूज कर सकता हूं। अब आपकी मर्जी है कि तीनों में से आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट, वर्चुअल मशीन स्किल सेट। वर्चुअल मशीन स्किल सेट सब लोग नहीं जाते। अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन के बीच में आपको चूज करना है, या तो आपको चाहिए नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। मुक्तेश Okay. म्यूट करेंगे प्लीज, हाँ आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके, आगे बढ़ू। ओके, आगे क्या है? अभी मैं इसको है ना नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड मेरे को जरूरत नहीं है। अवेलेबिलिटी सेट को अपन बाद में एक अलग से टॉपिक लेंगे, थोड़ा सा उसको समझाने का तरीका अलग रहेगा। वो उसको बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा बोले तो 10-15 मिनट अलग से जाएगा उसके लिए। हाँ, अभी ये देखो, अब ये है ना नया निकाला सिक्योरिटी टाइप, द बेसिक लेवल सिक्योरिटी, जो उनको माइक्रोसॉफ्ट बेसिक लेते हैं। अभी दूसरी टीपीएम बेस्ड सिक्योरिटी मिलती है, हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी। जैसे ना बिटलॉकर चलता है ना, टीपीएम डिवाइस डालता है, सुना है ना? टीपीएम करके एक हार्डवेयर रहता है। तो अगर आप Yes, sir. सिक्योरिटी टाइप टीपीएम लोगे ना, तो वो आपको है ना वो हार्डवेयर से कनेक्ट करके हाई सिक्योरिटी देगा। ये भी अभी अभी मतलब मेरे को लगता है ये रिसेंटली आया है, क्योंकि जब हम लोग बनाते तो अभी कैसा है, बहुत टाइम है ना, हम लोग है ना अभी ऑटोमेशन से बनता है वीएम, तो मैनुअली तो बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो नए नए ऑप्शन आते हैं ना, तो मिस आउट हो जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन। ठीक है, अब ये बोल रहा है इमेज। अब इमेज कौन सा लेना है आपको, ओएस कौन सा चाहिए वो ले लो। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। और ये पता है कि रन विद अजर स्पॉट डिस्काउंट? No, sir.
अगर मुझे कोई वर्चुअल मशीन बनाना है, वो मेरे टेस्ट के लिए है, ठीक है, टेस्ट के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि तू अज़ोर स्पॉट वीएम बनाओ। क्या बनाओ? अज़ोर स्पॉट वीएम। स्पॉट वीएम क्या बोलता है? माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी ना, वो वीएम को मैं शट डाउन कर दूंगा या डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसका प्राइसिंग बहुत कम रहेगा नॉर्मल वीएम से। तो आपको वैसा रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारा काम हो गया तो मशीन शट डाउन कर देगा माइक्रोसॉफ्ट, तो भी तुमको चलेगा, तो अज़ोर स्पॉट इंस्टेंस में आप वीएम बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट Yes. शट डाउन क्यों करेगा? कि कोई दूसरा पेज वो कस्टमर को जरूरत पड़ेगा ना वो वीएम का, तो वो दे देगा। ठीक है, अदरवाइज उसके पास फ्री है तो तुम यूज कर सकते हो। अब समझा। ये वीएम Yes. का साइज, अब वीएम का साइज बोल रहा है, साइज कौन सा लेने का? 2 CPU, 1 CPU, 4 CPU। तो अभी हम फिलहाल 2 CPU वाला ले रहे, लेकिन याद रखो हर एक वीएम का सीरीज का डिफरेंट थोड़ा थोड़ा मतलब है। ए सीरीज, बी सीरीज, डी सीरीज, एफ सीरीज, एम सीरीज, फिर कौन से सीरीज है, ई सीरीज है, और भी एच सीरीज भी है। तो अलग अलग सीरीज है, उसको अपन एक अलग टॉपिक लेके वीएम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें वर्जनिंग भी है, V1, V2, V3, V4, V5, VDS, D2S, खाली D2। तो आदमी बोलेगा यार इतना सारा क्या है? सब लॉजिक है, बाद में बताऊंगा कभी। फिर बाद में पूछता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। मैं अगर एडमिन डालता हूं तो क्या बोलता है? यूजर नेम मस्ट नॉट इंक्लूड रिजर्व्ड वर्ड्स। एडमिन माइक्रोसॉफ्ट ने रिजर्व करके रखा है, तो मैं अपने लिए क्या करता हूं, हमेशा अज़ोर एडमिन लेता हूं, और अज़ोर एडमिन लेता हूं और पासवर्ड हमेशा रखता हूं एडमिन एट 123456789, ये रहता हूं। अच्छा, जो भी आप लोग भी सुने और जो दूसरे भी अगर वीडियो देखेंगे ना बाद में, उनको भी बता देता हूँ, आप किधर मेरे एक्चुअल वीएम पे यूज करने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन ये अपन टेस्ट के लिए यूज करते खाली। समझ गया। ठीक है, अब ये बोलता है इनबाउंड पोर्ट रूल्स। यार अभी इनबाउंड पोर्ट क्या मतलब? अभी तो वीएम बनाने के टाइम पे हमने कभी मतलब टेस्ट वीएम बनाया है हमारे क्या है वीएम वर्क स्टेशन पे या ऑन प्रीमाइसेस पे भी कभी कोई सर्वर बनाया है, तो ऐसा तो कभी आरडीबी पोर्ट बोर्ड का तो नहीं आ रहा है, तो मैं फिलहाल नन करता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है ना मुझे, बाद में आगे आके इसको समझेंगे। ठीक है, अगर किसको पता है तो मुझे बता दो क्या है। सर वो अगर आपने वीएम बना लिया तो उसका रिमोट नहीं ले पाओगे अगर आरडीपी सिलेक्ट नहीं करोगे तो। लेकिन मैं लेके दिखाऊंगा तुमको तुषार। ओके। ऐसे सेट से भी ले सकते हैं। किससे? नहीं, ऐसे सेट से तो ये ये आएगा आप उसका। हाँ, हाँ, एसएसएस से तो लिनक्स आएगा ना, करेक्ट। लेकिन उसके लिए भी तो पोर्ट अलाउ होना चाहिए 22। वही करेक्ट। पोर्ट अलाउ रहना चाहिए। हाँ, चलो ठीक है, अपन लेंगे नेक्स्ट। बेशियन से ले सकते हैं उसमें पोर्ट। एफटीपी ट्रांसफर्स के लिए। ओहो, क्या बोला अश्विन आपने? बेशियन जो रहता है वो पोर्ट हाँ, यूज नहीं करता वो। राइट राइट, वी विल यूज बेस्टियन होस्ट। तुषार, ओके तुषार क्या ओके। यूज करेंगे? बेस्टियन यूज करेंगे। अब जिसको भी बेस्टियन नहीं पता, बने रहो हमारे साथ में, आगे पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ निहाल क्या पूछ रहे थे आप? नहीं मतलब मेरे को वो अगर एफटीपी ट्रांसफर्स होना करना होगा तो उसके लिए पोर्ट्स यूज होता है, राइट? लेकिन अभी एक पहली बात समझो, हम अज़ोर में वीएम बना रहे हैं। सबसे हम्म। बड़ा जो भी सुन रहे हैं, ये बात समझ लो कि हम अज़ोर में वीएम बना रहे हैं, तो अज़ोर यूएस के डेटा सेंटर से हमारे घर पे कोई कनेक्टिविटी तो है ही नहीं ना, राइट? तो मुझे या तो पब्लिक आईपी देना पड़ेगा वीएम को, हम्म। तब जाके मैं अपने से एक्सेस कर पाऊंगा, या मेरे को नेटवर्क कनेक्टिविटी बिछानी पड़ेगी मेरे घर से लेके, या मेरे डेटा सेंटर से लेके, मेरी ऑफिस से लेके अज़ोर के डेटा सेंटर तक। तो उसके बगैर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पब्लिक आईपी दे सकता हूँ। तो पब्लिक आईपी दूंगा तो पोर्ट अलाउ भी तो करना पड़ेगा, कौन से पोर्ट पे एक्सेस करना चाहता हूँ। सारे पोर्ट तो अलाउ नहीं कर सकता ना, जो रिक्वायरमेंट है वही पोर्ट अलाउ कर सकता हूँ। तो वो मतलब पोर्ट अलाउ किधर करता हूँ, क्या फायरवॉल बाय डिफॉल्ट आ जाता है वीएम के अंदर? नहीं, वो जैसे हम पोर्ट अलाउ मतलब पोर्ट 3389 अलाउ करते हैं ना, तो ये वीएम के साथ में बैकग्राउंड में एनएसजी बन जाता है। क्या बन जाता है? नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। एक बात समझो, वो फायरवॉल ही है बैक,
वो फायरवॉल में सारे पोर्ट ब्लॉक करके सिर्फ आरडीपी अलाउ करता है, ताकि हम अपने घर से या किधर से भी पूरे वर्ल्ड में आरडीपी ले सके। लेकिन ऑन प्रीमाइसेस में, ऑन प्रीमाइस बोल रहा हूँ, सॉरी, कोई भी कंपनी में जो अजोर यूज करती है वो 3389 पोर्ट कभी ओपन नहीं करती। अगर ओपन की है तो उनको हैक हो जाता है सिस्टम। ठीक है, ओके। अभी ठीक है। ओएस डिस्क टाइप पूछ रहा है, प्रीमियम एसएसडी पैसे वालों के लिए बहुत महंगा है सर। स्टैंडर्ड एसएसडी जो अपन यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड एसएसडी होता है, घर पे भी यूज करते हैं या ये लोग भी यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड एसएसडी। मतलब ये क्या है, मिडिल क्लास वाला, और ये अपना लो क्लास वाला। ये हाई क्लास, ये अंबानी वाले लोग, ये अपने जैसे लोग, अपने जैसे मतलब हायर मिडिल क्लास लोग, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड बेचारे जिसको ज्यादा जरूरत नहीं है, रोज खाने वाले, रोज सोने वाले, मतलब रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग रहते हैं ना, वैसे वाले, मतलब रोज कमाए रोज खाए, वो वाले के लिए समझ लो। एचडीडी बोले तो अपना वो नॉर्मल हार्ड डिस्क आती थी ना, टेप हार्ड डिस्क जो घूमती रहती है, वो यूज करता है। स्टैंडर्ड एसएसडी लेंगे तो अपना सर्किट वाला हार्ड डिस्क लेता है, और प्रीमियम एसएसडी लेंगे तो भाई आपके तो वारे नहीं आ रहे। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि एनेबल अल्ट्रा डिस्क तो हाई परफॉर्मेंस, हाई आईओप्स, प्रीमियम से भी आगे। ठीक है, तो आपको जो चूज करना है वो चूज करो, लेकिन हम जब यहाँ यूज करेंगे तो हम सिर्फ ये लेंगे, क्या लेंगे, स्टैंडर्ड एसएसडी। स्टैंडर्ड एसएसडी। ओके। ठीक है, पैसा कम लगे अपना। अच्छा, ये क्या बोलता है डिलीट विथ वीएम, मतलब जब मैं वीएम डिलीट करूंगा ना, तो क्या मैं डिस्क डिलीट करना चाहता हूं क्या? ठीक है, अगर मैं अनचेक करता हूं ना, अनचेक करता हूं समझो, बाय डिफॉल्ट हम जो भी वीएम बनाते हैं ना, अगर मैं वीएम डिलीट करूं तो क्या डिलीट होता है मालूम? खाली कंप्यूट, प्रोसेसर और मेमोरी, डिस्क डिलीट नहीं होता है। ठीक है, ना एनआईसी डिलीट होता है, ना पब्लिक आईपी डिलीट होता है। समझ में आया? अगर तुमने कुछ स्टोरेज अकाउंट बनाया है वो भी नहीं डिलीट होगा। कुछ वीएम के साथ जो भी अटैच रिसोर्सेज रहते हैं, जैसे एनआईसी रहता है, पब्लिक आईपी रहता है, डिस्क रहती है, वो कोई भी डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो तुमको बाद में डिलीट करना पड़ता है। सो अगर आप डिलीट विद वीएम करते हो तो ये डिलीट कर देगा। फिर बाद में बोलता है की मैनेजमेंट, आपको एंक्रिप्शन करना है। बोलते हैं ना कि वीएम एंक्रिप्ट होना चाहिए, राइट? करेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट करता है प्लेटफॉर्म मैनेज की। क्या करता है? प्लेटफॉर्म मैनेज की मतलब माइक्रोसॉफ्ट खुद मैनेज करता है वो, अपने को कुछ नहीं करना है, उसका प्लेटफॉर्म बेस्ड एंक्रिप्शन करने का है। अगर किसी कस्टमर को खुद चाहिए ना तो कस्टमर अपना भी एंक्रिप्शन कर सकता है, वो ऑप्शन सेकंड है, कस्टमर मैनेज की। क्या है? कस्टमर मैनेज की। उसको बोलते हैं एडवांस डिस्क एंक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? एडवांस डिस्क एन्क्रिप्शन। और उसका की सेव होता है की वोल्ट में। किधर? की होल्ड। की की वोल्ट में। क्यों? हाँ, हाँ, की वोल्ट मतलब समझो उसको पासवर्ड का सेफ है, लॉकर में, लॉकर में स्टोर होता है। हम्म। ठीक है, इसको डिटेल में मत जाओ, खाली समझने के लिए अभी देखो। ठीक है, अब ये बोलता है कोई डेटा डिस्क अटैच करनी है क्या, मतलब ओएस डिस्क के साथ में आपको डेटा डिस्क चाहिए क्या? अपने को नहीं चाहिए फिलहाल। अगर चाहिए तो आप अटैच कर सकते हो, या वीएम बनने के बाद भी आप अटैच कर सकते हो। और कितनी अटैच करते हो, कितनी अटैच कर सकते हो, यानी 4, 5, 6, 8, वो वीएम की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और सीरीज जो आपने सीरीज चूज की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एडवांस में जाएंगे तो बोलता है यूज मैनेज डिस्क। पहले क्या होता था, मैनेज डिस्क यूज नहीं होता था। मैनेज डिस्क मतलब यहाँ पे जो डिस्क बनेगा ना वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा, मतलब उसका जो स्टोरेज अकाउंट है, जो पीछे स्टोरेज है, वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा, हमको लेना देना नहीं, हमको तकलीफ नहीं। पहले जो होता था ना, हमारी डिस्क जब बनती थी ना, वो स्टोरेज अकाउंट के अंदर बनती थी, वीएचडी फाइल बोल के, तो वो अनमैनेज डिस्क थी। ठीक है, अब इसको बोलते हैं मैनेज डिस्क। एक होता है एपमेरल ओएस डिस्क, एक होता है एपमेरल ओएस डिस्क। एपमेरल ओएस डिस्क वो डिस्क होता है, मैं अगर एपमेरल ओएस डिस्क के साथ में अगर वीएम बनाता हूं और उसमें कुछ चेंज करता हूं और शटडाउन मार देता हूं ना, और फिर रिबूट करता हूं ना, तो वापस से वो नया वीएम हो जाता है। नॉन परसिस्टेंट डिस्क जैसा वीएम है ये। क्या है ये? कोई भी चेंजेस सेव नहीं करेगा, ओके। मतलब टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो उसको। किसके लिए यूज कर सकते हैं?
टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए। तो ऐप मेरा लोयल जी। अभी ये क्या बोलता है, तुमने जो विंडोज सर्वर लिया है बहुत लार्ज है भाई, इसको 10 डिस्क में नहीं डाल सकता, तो लिनक्स उबुंटू उबुंटू को आप ट्राई कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, आपको चाहिए तो आप ट्राई कर लेना एक एक ऑप्शन लेके। अच्छा बताओ, आप लोगों ने वीएम बनाया था, कितना मिनट लगा था? 5 मिनट सीधा रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया था। राइट। हाँ। अब देखें, अब गए नेक्स्ट नेटवर्किंग। हम्म। तुषार, हाँ सर। आपने जब वीएम क्रिएट किया था तो वीनेट ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ था, राइट? आपको नहीं पता था, हाँ राइट? अब देखो, हमने जो वीनेट क्रिएट किया है ना, वो बता रहा है वो। करेक्ट। अगर ये नहीं होता ना तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता, और बटन इसके बाजू में लिख के आता न्यू। क्या लिख के आता? न्यू। अभी ये पब्लिक आईपी बोलता है न्यू, क्योंकि इसको कोई दूसरा पब्लिक आईपी मिला नहीं, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है ये, न्यू। तो मेरे को पब्लिक आईपी भी नहीं चाहिए भाई वीएम पे। जनरली ऑफिसेस में कोई भी वीएम को पब्लिक आईपी डायरेक्टली नहीं असाइन करता है तौर पे, ठीक है? बहुत ही रेयर ऑर्गेनाइजेशन में होता होगा जो वीएम को डायरेक्टली पब्लिक आईपी असाइन करते हैं, या यूज केस के ऊपर डिपेंडेंट, लेकिन जनरली नहीं असाइन होता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए। ओके, इधर तक क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना? ज्यादा नहीं हो रहा है ना मुक्तेश? नहीं सर, क्लियर। ओके, अभी मैं पब्लिक आईपी नहीं ले रहा हूं, सबनेट मैंने दे दिया। कौन सा देना है मुझे सबनेट? HR। HR। देखो इधर सिलेक्शन मिला ना अपने को। हम्म। अभी मेरे को पब्लिक आईपी नहीं चाहिए सर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, NIC नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए क्या मुझे? मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए मुझे, हम खुद बनाएंगे। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नहीं चाहिए, और हमको मालूम भी नहीं क्या है, तो मैं नन रखता हूं। और ये बोलता है डिलीट NIC व्हेन VM इज डिलीटेड। आपको चेक करना है तो चेक कर दो। ठीक है, ये बोलता है एनेबल एक्सीलरेटेड नेटवर्किंग। ये अगर आप ये एनेबल करते हैं ना, तो माइक्रोसॉफ्ट बैकग्राउंड में क्या करता है मालूम? पीछे से स्विच को हटाता है, स्विच को बाईपास करता है। जिसका रिक्वायरमेंट लो लेटेंसी वाला रहता है ना, वो सिलेक्ट करता है। जैसे सैप के मशीन हो गए, जिनका रिक्वायरमेंट है कि मेरे को दो वीएम के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए एकदम लो लेटेंसी चाहिए, तो माइक्रोसॉफ्ट, अगर इसको इजी अच्छी तरह समझना है ना, तो ये आर्टिकल पे जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सीलरेटेड नेटवर्किंग इधर बताया नहीं है, राइट? क्रिएट अ वीएम विद एक्सीलरेटेड नेटवर्किंग। एक्सीलरेटेड, ये दिख रहा है? विदाउट एक्सीलरेटेड नेटवर्क, आप स्विच के थ्रू, नेटवर्क कार्ड के थ्रू, फिजिकल स्विच के थ्रू ऐसा जाते हो दो वीएम के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन विद एक्सीलरेटेड नेटवर्क के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल स्विच को बाईपास कर देता है, तो आपको थोड़ी लेटेंसी कम मिलती है दो वीएम के बीच में। लेकिन ये सिर्फ अजोर का बता रहा है, ये ऑन प्रीमाइस के बारे में नहीं बता रहा है। अजोर टू अजोर, एक वीएम से दूसरे वीएम के लिए। ठीक है, ओके। अभी ये लोड बैलेंसिंग, अभी मुझे लोड बैलेंसिंग को कुछ नहीं करना है, मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूं भाई। मुझे इसका भी जरूरत नहीं है, किसका? एक्सीलरेटेड नेटवर्किंग का। ओके, ये बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर चाहिए क्या आपको? बेसिक तो मैं बाय डिफॉल्ट दिया हुआ हूँ। अगर आपको इसके लॉक्स चाहिए, जैसे एंटीवायरस का ही काम करता है, अगर कोई अटैक हो रहा है, तुमको लॉक चाहिए तो स्टैंडर्ड प्लान में जाओ, आपको लॉक दूंगा, ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर बेसिक तो मिल ही रहा है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, तो बेसिक में हम खुश है, घर पे भी खुश है और इधर भी खुश है। लेकिन ऑफिसेस में लोग अपना एंटीवायरस लेते, राइट? सिमेंटिक हो गया, जैसे ट्रेंड माइक्रो हो गया, तो जब आप वो डालते हो तो ये डिसेबल हो जाता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल कर देते हैं। अब ये बोलता है आइडेंटिटी। अब ये एनेबल सिस्टम असाइंड मैनेज आइडेंटिटी। हम मैनेज आइडेंटिटी के ऊपर एक टॉपिक ले लेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। लॉग इन विद अजोर एडी, वो बोलना चाहता है कि ये मशीन पे आप लोकल अकाउंट से लॉग इन करेंगे, आप चाहिए तो एडी से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बोलता है दिस ईमेल डज नॉट सपोर्ट लॉगिन विद अजोर एडी। आप अजोर एडी से भी कनेक्ट करके वो अकाउंट, जैसे ऑन प्रीमाइस एडी पे कैसे मशीन ज्वाइन करते, वैसा ये मशीन है ना,
Azure AD पे रजिस्टर हो जाएगा और वो Azure AD के अकाउंट से आप लॉग ऑन कर सकते हो। यहाँ पे बोलता है एनेबल ऑटो शटडाउन। ऑटो शटडाउन एनेबल करना है तो आप एनेबल कर सकते हो। इससे फायदा हो सकता है कि डेवलपमेंट मशीन है जो बिजनेस आवर में चालू रहती है और बिजनेस आवर के बाद बंद होना करना रहता है, और या टेस्ट मशीन है आपकी टेस्ट करने के लिए। जनरली हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और भूल जाते हैं मशीन बंद करना। तो एनेबल ऑटो शटडाउन बंद कर देंगे, सॉरी एनेबल कर देंगे, तो ये एक टाइम पे आपका स्पेसिफाइड टाइम पे जो भी आप स्पेसिफाई करेंगे उस टाइम पे ये बंद कर देगा वीएम को, और उसके 15-20 मिनट पहले आपको एक नोटिफिकेशन भी डालेगा कि मैं ये वीएम बंद कर रहा हूं। अगर आपको चालू रखना है तो ये लिंक पे क्लिक करो। जब आप खाली लिंक पे क्लिक कर दोगे ना तो वो उसको शटडाउन कैंसिल कर देगा वो, और वो पूछेगा भाई 1 घंटे के लिए करना है या 2 घंटे के लिए करना है, वो करना है जो आपकी मर्जी। ठीक है, वो मेल भी आता है उसका, और वो मेल पूछता है किधर मेल करूं। फिर बोलते हैं ये सर्वर पे बैकअप एनेबल करना है, करेंगे बाद में। साइट रिकवरी, तुषार हाँ सर। आपका क्वेश्चन, रीजन डाउन हुआ तो करेक्ट करेक्ट। ये क्या बोलता है, Azure Site Recovery helps you keep your virtual machine running during outages, enable it to replicate your machine to a secondary Azure region। रीजन। हो गया, या ठीक है। गेस्ट ओएस अपडेट्स, बोलता है अभी मशीन को पैच कैसा करना चाहोगे आप। हॉट पैच से, हॉट पैच एक नया फीचर है जो अभी भी प्रीव्यू में है। हॉट पैच सिर्फ 2022 सपोर्ट करता है, यानी हॉट पैच वो होता है कि जिसको रिबूट की जरूरत नहीं पड़ती, वो 2022 से आया है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट पैच कर देगा, रिबूट की जरूरत नहीं रहेगी। तो हॉट पैच एनेबल करना है। ये फॉर दिस इमेज इट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज दिस इज नॉट 2022। ओके, अब ये बोलते हैं पैच के ऑर्केस्ट्रेशन ऑप्शन, पैच को कैसे ऑटोमेटिक आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या ऑप्शन है। ओएस जो ऑप्शन सिलेक्ट करता है वो, या Azure का देना है आपको। आप Azure सिलेक्ट करते हो ना तो वो क्या इंश्योर करता है मालूम, अगर आपके वीएम अवेलेबिलिटी सेट में या अवेलेबिलिटी जोन में है ना, तो वो 2 वीएम को एक साथ कभी पैच नहीं करेगा। वेब सर्वर 1 को अलग पैच करेगा, वेब सर्वर 2 को अलग पैच करेगा। इससे फायदा क्या होगा आपका, 2 सर्वर एक साथ डाउन नहीं होंगे। करेक्ट। फिर मैनुअल अपडेट्स, आपकी मर्जी। ठीक है, अभी मैं फिलहाल रखता हूं ऑटोमेटिक बायोएस। नेक्स्ट बोलता है मॉनिटरिंग करना है क्या। मॉनिटरिंग करना है तो बूट डायग्नोस्टिक जो है ना, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट में वीएम के लिए कोई केस लॉक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट बूट डायग्नोस्टिक मांगेगा। अगर आप एनेबल विद माइक्रो मैनेज स्टोरेज अकाउंट रखते हो तो माइक्रोसॉफ्ट को मैनेज स्टोरेज अकाउंट से मिल जाएगा। अगर कस्टम स्टोरेज अकाउंट रखते हो तो आपके पास ये सब्सक्रिप्शन में स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिधर डायग्नोस्टिक रखना पड़ेगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट मांगेगा तो देना पड़ेगा। डिसेबल करोगे तो नहीं रखेगा। एनेबल ओएस डायग्नोस्टिक, यानी ओएस के रिगार्ड्स में कुछ डायग्नोस्टिक आपको एनेबल करना है, जैसे डंप हो गया या कुछ हो गया, तो ये जैसे एनेबल करोगे तो वो स्टोरेज अकाउंट बनाएगा और स्टोरेज अकाउंट में सेव करेगा। अभी अपन को तो कुछ नहीं करना है, तो मैं फिलहाल इसको रखता हूं। इसको भी चाहिए तो डिसेबल कर दो। इसको नेक्स्ट करते हैं अपन। अब आती है बात एक्सटेंशन की। वो बोलता है कि भाई आप वीएम जब इंस्टॉल करते हो ऑफिस में Azure के अंदर, तो उसके अंदर एप्लीकेशन डालते होंगे या एजेंट डालते होंगे, जैसे डेटाडॉग मॉनिटरिंग एजेंट है, स्कॉम एक मॉनिटरिंग एजेंट है, एंटीवायरस का कोई एजेंट है या कोई एप्लीकेशन है। एक्सटेंशन अगर आपको डालना है तो सिलेक्ट एन एक्सटेंशन टू इंस्टॉल। वो बोलता है मेरे पास इतने एक्सटेंशन है, तुमको कौन सा एक्सटेंशन डालना है। यानी डेटाडॉग एजेंट होना चाहिए, कंट्रोल एम हो जाना चाहिए, या कोई कस्टम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, या डायनाट्रेस, या जो भी माइक्रोसॉफ्ट के पास अभी फिलहाल मार्केट प्लेस में। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप एंड्रॉइड फोन लेते हो ना, कोई भी हाँ। एंड्रॉइड फोन लेते हो, कोई है ना जिसमें कुछ आते हैं डिफॉल्ट ओएस के साथ में, वेनिला ओएस के साथ में कोई एप्लीकेशन नहीं रहता है। और जैसे सैमसंग के, एमआई के ये देंगे तो वो ब्लॉटवेयर डाल के देते हैं ना आपको, फालतू एप्लीकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट भी बोलता है कि अगर आपको चाहिए कोई बैकअप आप यूज करते हो या सिमेंटिक प्रोटेक्शन, तो मैं बाय डिफॉल्ट डाल के दे दूंगा आपको। मतलब आप अगर ले लोगे तो आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ओके। और सेकंड क्या बोलता है, वीएम एप्लीकेशन। जरा सा सुनना इधर। किसी किसी ऑफिस में एक इमेजेस बनती है ना जिसमें सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, बराबर, करेक्ट ना, जिसमें वो मशीन पे वही इमेज डालती है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, हमको अलग से इंस्टॉल करने की ना जरूरत पड़े। करेक्ट। करेक्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि अगर आप ऐसी इमेज बनाते हो
जिसमें सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर कभी कभी वर्जन अपग्रेड हुआ तो वापस से तुमको इमेज बनानी पड़ेगी और सेव करनी पड़ेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है आप खाली इमेज बनाओ और वीएम एप्लीकेशन यूज करो वो एप्लीकेशन को पैकेज करने के लिए। मतलब आपकी एक इमेज कॉमन रहेगी और एप्लीकेशन अलग से आप वीएम एप्लीकेशन के थ्रू इंस्टॉल करो। तो जब आप इमेज डालते रहे, मतलब इमेज लोड विंडोज 2016 का इमेज डालते रहेंगे, तो आप एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करते रहेंगे ना, वीएम एप्लीकेशन का एक पैकेज बना के रखोगे ना, तो आपको अलग अलग वर्जन मिलेंगे, V1 V2 V3, कौन सा आपको वर्जन यूज करना है वो आप वर्जन यूज करके ऐड कर सकते हो। आपको पूरा नए से इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, आप खाली वीएम एप्लीकेशन को अलग से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर कभी चेक करना है ना तो अपन इसको चेक करेंगे, ठीक है, ज्यादा अगर डिटेल में समझना है तो। ये भी सेम कस्टम डेटा, मतलब अगर आपको वीएम कोई प्रोविजन कर, मतलब ये वीएम प्रोविजन करने के बाद इस वीएम से कोई नया वीएम प्रोविजन करना है और उसमें कुछ कस्टम डेटा आना चाहिए सी ड्राइव में, जो कि आपके एप्लीकेशन के लिए यूज में रहेगा, तो आप कस्टम डेटा में या यूजर डेटा में आप ऐड कर सकते हो उसको। बहुत अलग अलग चीजें दिया हुआ है इसमें, आप उसको चाहिए तो और डिटेल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बोलता है एनवीएमई। इधर तक क्लियर है, आगे बढ़ू? यस हाँ एनवीएमई, एनवीएमई किसको पता है, सुना है किसने एनवीएमई? माइक्रोसॉफ्ट का एक, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी बोल रहा हूँ, एसएसडी है ना, एसएसडी, हाँ एसएसडी का एक कैपेबिलिटी है एनवीएमई। एनवीएमई दिख रहा है, ऐसा फ्लैश स्टोरेज आता है, एसएसडी आती है ना, वैसे अपनी फ्लैश स्टोरेज है ना, सीधा किधर लगता है मालूम, मदरबोर्ड पे लगता है। हम्म, तो इससे क्या मिलती है, और स्पीड मिलती किसमें, डेटा ट्रांसफर में। तो आपको वैसे वाले हाई स्टोरेज परफॉर्मेंस विद एनवीएमई, तो प्रीव्यू का मतलब अभी भी वो लाइव नहीं हुआ है, अगर आपको टेस्ट करना है तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जो सब्सक्रिप्शन जो फुकट वाला यूज कर रहे हो ना, तो उसमें मैं नहीं दूंगा बोलता माइक्रोसॉफ्ट, समझ गया। ठीक है। ठीक है। और ओके। जो भी आप मशीन माइक्रोसॉफ्ट के अजोर पे डालते हो तो शेयर्ड वीएम में डालता होगा ना, शेयर्ड मतलब किसी दूसरी कंपनी का भी होगा, मेरी कंपनी का भी वीएम होगा उस डेटा सेंटर के अंदर, बराबर, उस होस्ट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट चाहिए बोलता है कि अगर आपको अपना डेडिकेटेड होस्ट चाहिए ना, तो वो भी बना लो आप, वो सिर्फ आपके ओके। लिए रहेगा, आपकी कंपनी के लिए बेसिकली, हम्म, वो तो नहीं चाहिए। एक क्या बोलता है, कैपेसिटी रिजर्वेशन, किसी को मालूम है कैपेसिटी रिजर्वेशन? अच्छा, साइलेंस इज गोल्डन, किसी को नहीं मालूम, मतलब, ठीक है। इसका मतलब कैपेसिटी रिजर्वेशन का मतलब है, देखो क्या होता है, जैसे अभी हमने वेस्ट इंडिया में मशीन बनाने की कोशिश की, मिला के मशीन बनाने हमको? नहीं नहीं। तो नहीं। आज मैं एक वीएम बना रहा हूं और 10 दिन बाद मेरा एक एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट आने वाला है जिसमें मुझे 100 वीएम बनाने, क्या बनाने, 100 100 वीएम VM बनाने, हाँ 100 वीएम बनाने ईस्ट यूएस डेटा सेंटर में। और ईस्ट यूएस डेटा सेंटर में सभी, तभी जब मैं बनाने जाऊंगा तभी अगर माइक्रोसॉफ्ट के पास कैपेसिटी नहीं रही तो वो डेटा सेंटर में, वो बोलेगा मैं, मेरे पास नहीं है, तू कोई दूसरे रीजन में बना। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है अगर तुमको अहेड ऑफ टाइम रिजर्व करना है तो रिजर्व करके लो, अगर तुम वीएम बनाओ या नहीं बनाओ मैं तुमको उसका चार्ज लेना चालू कर दूंगा। निहाल भाई, ओके समझा हाँ। तुम्हारे लिए मतलब क्या रखते हैं मालूम, हम्म, जैसा, अरे भाऊ मेरे लिए रखना ना, हाँ भाई आप पहले से ट्रांसफर करके रखो तो आपके लिए रखता हूं, बराबर, समझ गया। वैसा वाला हिसाब है। लेकिन इसमें कैसा है, कैपेसिटी रिजर्वेशन में आपको वीएम है या नहीं है, आप पैसा दोगे। कैपेसिटी रिजर्वेशन आपको पहले से करके रखना है, मेरे को 100 वीएम चाहिए, 100 वीएम में 4 कोर रहेंगे तो 400 कोर का रिजर्वेशन करके रखना है फॉर दैट पर्टिकुलर सीरीज। मैं ये करके रख दिया, अब जब मैंने रिजर्वेशन करके रख दिया, मैं उसको वीएम 1 महीने बाद बनाऊं या 6 महीने बाद बनाऊं, मैं पैसा तो पे पूरा करूंगा, ठीक है। ठीक है समझ गया। अब एक माइक्रोसॉफ्ट बोलता है
ये खासकर लोग है ना सैप वीएम के लिए बनाते, प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप। क्या बनाते हैं? प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले वीएम बनाने से पहले एक प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप बनाऊं और यहाँ पे वीएम बनाने के टाइम पे उस प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर वो वीएम को डालूं, तो माइक्रोसॉफ्ट मेक श्योर करेगा जो प्रॉक्सिमिटी प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर जो भी वीएम हो वो आपस में करीब करीब में रहेंगे, उनको दूर दूर नहीं रखेगा। ओके। कितना सोचा है, क्या लगता है आपको, कितना सोचा है इन लोगों ने? जितनी हमारी सोच नहीं है उतना सोचा है इन लोगों ने। ठीक है भाई, अभी खत्म हुआ कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट। टैग तो आपको पता है, वापस बताने की जरूरत नहीं है ना? नहीं। करूँ क्या नो क्रिएट अभी? तो भाई एक वीएम बनाने घंटा लगता है। बराबर। और मैं क्या बोलता हूं, आप भी अपनी तरीके से एक एक ऑप्शन को देखो, क्योंकि एक एक ऑप्शन को मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूं डिटेल में तो प्रॉब्लम। एक एक ऑप्शन को आप देखो, नेक्स्ट लेक्चर में आओ पूछो मुझे ये ऑप्शन हमको नहीं समझा, हम्म। ये इसको एक्सप्लेन कर दो, मुझे ऑन द स्पॉट आता रहेगा, मैं बता दूंगा अगर मेरे को भी कोई कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि इसमें ना हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड करते हैं इन लोग। ठीक है, आज आपको ओके ये ऑप्शन मिलेंगे, कल कुछ अलग मिल जाएंगे, तो नया नया कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। तो जो रोज काम करता है ना वीएम को देखते रहता है माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा, हाँ हाँ, अरे अरे अरे, अच्छा 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 अच्छा, आज इसने मशीन के अंदर एस ऐड किया है, ओ हो, आज स्टैंडर्ड एलआरएस के साथ में जेडआरएस भी ऐड हुआ है, अच्छा 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 अच्छा, कल मैनेज दिस नहीं था, आज ऐड हुआ है। ऐसा कौन देखेगा? मेरे को तो नहीं लगता कोई देखता होगा, इतना फैन होगा तो अलग बात है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक और टास्क रहेगा आपके लिए हम्म। कि वीएम हम्म। सीरीज के बारे में पढ़ के आओ। ठीक है, सीरीज। ओके। वीएम सीरीज वीएम ओके सीरीज, ए सीरीज, बी सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज, एफ सीरीज, एम सीरीज, एस सीरीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ठीक। ओके तो मैं करता हूं इसको क्रिएट। अब ये जब तक क्रिएट होता है इसको होने दो। जब तक क्रिएट होता है ना। हाँ बोलो ASU ना। Go में क्रिएट किया ना? नहीं पेजी को नहीं, अपना तो वो है ना फ्री सब्सक्रिप्शन ना। हाँ लेकिन आप उसको समझो पेज, मुक्तेश पेजी को नाम दिया है मैंने खाली, ऐसा है एक्चुअली फ्री। ओके ओके। कोई क्वेश्चन था? नहीं, मुझे वही लगा कि ASU Go में हम कैसे करेंगे सब्सक्रिप्शन, मुझे देखा ना, मैंने फ्री नहीं दिखा इसलिए। अरे नहीं, वो तो क्या है, अपन कैसा है, वो अपन ने क्या रिबॉक के जूते पे रिबुक लिख के बेच देते, नाम चेंज किया वो सही बात। वैसा वाला है। उल्टा बोल दिया मैंने, रिबुक के जूते पे रिबॉक लिख के भेज देते, वैसा वाला हिसाब है। बस खाली भावना को समझो मेरी, बाकी कुछ नहीं। तो ओहो, वीएम क्रिएट हो गया। ओके, हो गया क्या? अब ये थोड़ा बहुत एजेंट विजेंट डालेगा, रेडी करेगा, इधर सारा इंफॉर्मेशन आपको दे देता है इधर। ठीक है, तो बताओ आप, ये एक्सेस होगा क्या मेरे से? एक्सेस होगा क्या? हेलो हेलो, अभी तो फिलहाल एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, इस पर पब्लिक आईपी नहीं है। पब्लिक आईपी। और देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा है कि नहीं? हम्म। इससे क्या समझता है, मेरे वीएम का भी स्टेट क्या है? ओके। अगर कभी तुम्हारा वीएम कनेक्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इधर आके देखो क्या है, ब्लैक स्क्रीन है, डम मारा है, क्या है?
ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे हम्म। एक रिसोर्स हेल्थ का ऑप्शन है, उसमें भी आपको वो बता देगा कि कुछ अगर इवेंट रहेंगे तो, कि वीएम अवेलेबल नहीं है या प्लेटफॉर्म इश्यूज है ऐसा कुछ। और जो आप एक्सटेंशन की बात कर रहा था, एक्सटेंशन प्लस एप्लीकेशन इधर दिखते। Okay. ठीक है, तो अभी अभी थोड़े टाइम के अंदर इसमें वो वीएम एजेंट डाल देगा। देखो अभी वो एरर दिख रहा है, वीएम एजेंट का गायब हो गया ना। हम्म। अब यहाँ पे आके एक्सटेंशन पे आके देखते, अभी रिफ्रेश थोड़े टाइम में ना एक्सटेंशन आ जाएगी। कोई वीएम एप्लीकेशन तो मेरे पास नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब मैं ना क्या करता हूँ मालूम, इसको कनेक्ट करने का ट्राई करते क्या, हाँ कनेक्ट तो करो। होगा नहीं, यस अभी कनेक्ट नहीं होगा। तो इसको एक काम करते, देखो बेस्ट चेन होस्ट है ना, सिंपल है, मैं बनाऊंगा तो भी बन जाएगा, आप बनाओगे तो भी बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करो, जो देख रहे हो वो भी ट्राई करो, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो बनने ही वाला है, उसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आप बनाओ और उसको है ना एक्सेस करके देखो और मुझे बताओ, और नेक्स्ट टाइम जब आप बना के रखोगे मैं एक्सेस करके बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्या देता हूँ मालूम, पब्लिक आईपी असाइन करता हूँ। क्या असाइन करता हूँ मैं इसको, पब्लिक आईपी। अब पब्लिक आईपी असाइन करने के लिए सबसे मैंने पहले, अच्छा कोई बताओ कैसे असाइन करूँ पब्लिक आईपी, ये भी तो पॉइंट है ना नियल। पब्लिक आईपी नहीं है अभी, कैसे असाइन करने का। वही वीएम में कहीं नेटवर्किंग में कहीं होगा। हाँ तो चलो अभी है वीएम में है, किधर जाऊँ, नेटवर्किंग में। चलो नेटवर्किंग में, आगे। हाँ निहाल जल्दी बोलो, इन लोग रुकते नहीं, तुमको बोला ना पहले टिकटॉक वाली ऑडियंस है, सब भाग जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन तो नेटवर्क कहीं दिख नहीं इंटरफेस। रहा ऐड में। हाँ एक बात याद रखो, कभी भी हम यहाँ पे भी जाते अपने मशीन पे भी नेटवर्किंग में, तो इधर यहाँ पे ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस आता है राइट, हाँ ओपन नेटवर्क यहाँ। तो open interface है। तो उसी तरह नेटवर्क इंटरफेस पे गया मैं, तो ये अलग नेटवर्क इंटरफेस एक रिसोर्स है जैसे मैंने बात किया था अभी। हाँ और ये एडिट नेटवर्क, ये एक्सप्लोरेटेड। देखो, एडिट और एक पॉइंट है, नेटवर्क इंटरफेस अटैच किसको है, वीएम को प्रॉपर। ठीक है, हाँ अभी एडिट एडिट, ये तो एडिट एक्सीलेटेड नेटवर्किंग बात बता रहा है। एक्सप्लोरेटेड नेटवर्किंग आईपी कॉन्फ़िगरेशंस। आईपी कॉन्फ़िगरेशंस, फॉरवर्डिंग। घूम रहे कि नहीं, है ना। सो अभी इसके अंदर आईपी कॉन्फ़िग में जब क्लिक करता हूं तो इधर आता है ओके एसोसिएट। तो कैसा है, घूम घूम के अंदर अंदर जाके। और एक ऑप्शन बताता हूँ, सीधा ऑप्शन, पता नहीं सीधा है कि उल्टा है, पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस पे गया, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं पब्लिक आईपी एड्रेस। इधर क्रिएट करूंगा मैं प्रॉड इंफ्रा में। ठीक है, नेम क्या दूंगा, पीआईपी रिसोर्स, है ना। और पीआईपी हाइफन डाल के मैं मेरे वर्चुअल मशीन का नाम दे दूंगा। ठीक है, ओके हाँ अभी अभी ये देखो, जब आप बनाए थे तुषार, आपको पता ही नहीं था आपका एसक्यू क्या है, बेसिक है कि स्टैंडर्ड है कि जोन रिडंडेंट है, क्या है, बराबर। जी अभी आपको जोन रिडंडेंट समझ में आ गया ना, जोन रिडंडेंट यानी तीनों जोन में उसका एक कॉपी कॉपी बना के रखेगा, यानी एक डेटा सेंटर डाउन हुआ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, दूसरे डेटा सेंटर चलेगा। ओके, अब ये टायर बता रहे कि आपको रीजनल चाहिए कि ग्लोबल चाहिए पब्लिक आईपी, मतलब सारे रीजन में वो चल सकेगा। अभी तो मेरे को रीजनल चाहिए, मेरे को ईस्ट यूएस किधर चाहिए, 2 में IPv4 चाहिए। अभी मैं फिलहाल बेसिक लेता हूँ, ठीक है। और एड्रेस असाइनमेंट देखो, डायनामिक या स्टैटिक स्टैटिक, जो भी लेना है। अच्छा क्या डिफरेंस रहेगा डायनामिक या स्टैटिक में, चेंज होता होगा ना पब्लिक आईपी डायनेमिक कभी में। कभी चेंज होता होगा। वही वो अगर आप जो आफ्टर रिबूट। हर रिबूट में या फिर हर सेशन लेने के बाद।
नहीं, every session. जब आप VM डीएलोकेट करोगे ना ओके तो आईपी छूट जाएगा, ठीक ओके है। तो एक चीज बताता हूँ, हमारे इधर एक इंसिडेंट हुआ था। चाइना का है ना एक वीएम था, हांगकांग का एक वीएम था। हांगकांग के वीएम में एक पब्लिक आईपी असाइन था और पब्लिक आईपी पे वेबसाइट होस्ट थी। क्या थी? वेबसाइट होस्ट वेबसाइट होस्ट थी। अच्छा, हमारे पास इंसिडेंट आया, बोल रहे ये वेबसाइट नहीं चल रही है, इसका आईपी ये है। अब और ये सर्वर नेम ये है। सर्वर नेम पे देख रहा हूँ मैं, उसको बोल रहा हूँ ये आईपी है ही नहीं, आईपी तो ये है। बोलता नहीं हमने तो ये आईपी दिया था। बाद में जाके देखा ना तो आईपी डायनेमिक था, ठीक है। सब अब जब डायनेमिक था इसकी वजह से वो उड़ गया वो और उसकी वेबसाइट बंद हो गई। समझ में आए? तो मेक श्योर टू यूज ऑलवेज स्टैटिक स्टैटिक डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, सिंपल। अब ये डायनेमिक भी आइडियल टाइम आउट क्या दिया कि अच्छा सेशन को अलाइव रखेगा 3-4 मिनट। ये जो अज़ोर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसमें कोई भी कुछ ये नहीं बोल सकता मेरे को सब मालूम है। अगर कोई बोलता है ना मुझे सब मालूम है, इसका मतलब उसको कुछ नहीं मालूम है। क्योंकि जब हम एमसीएससी का पेपर देते थे या एक्टिव डायरेक्टरी का, जिसको 1000 में से 1000 आता था, इसका मतलब नहीं है उसको पूरा एक्टिव डायरेक्टरी आता है। हो सकता है उसको कुछ भी ना आता हो, वो डंप पढ़ के दिया हो। और जिसको 400 मिला है उसको थोड़ा बहुत आता हो क्योंकि बिना डंप पढ़ के दिया है। तो अज़ोर में भी ऐसा ही है, बहुत सोच समझ के। अब ये मेरा पीआईपी बन गया, बराबर बन गया ना। हाँ अच्छा, ये बोलता है कि स्टैंडर्ड एसक्यूयू पे डाल दो, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड स्टैंडर्ड एसक्यूयू। अभी इसको क्या बोल रहा है एसोसिएट ये सिंपल ऑप्शन है ना। नेटवर्क इंटरफेस, कौन सा नेटवर्क इंटरफेस? आना भाई आना, क्यों नहीं आ रहा ये? ईस्ट यूएस 2 अपन ने क्या इंस्टीट्यूट में नहीं बनाया था ना? ईस्ट यूएस अपन ने नहीं बनाया था क्या इंस्टीट्यूट में? हाँ बराबर। वीएम किधर बनाया था पहले ये देखते। पीएम हाँ यूएस 2 में है, हाँ इसको नजर क्यों नहीं आ रहा है फिर वीएम? चलो वापस। आई क्यों नहीं दे रहा है भाई? चलो उधर देखते जाके। नेटवर्किंग, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इधर दिखा रहा है। इधर दिखा रहा है। एक बार है ना रिफ्रेश कर दे, इसको कुछ भी होता है। एसोसिएट, नो नेटवर्क इंटरफेस फाउंड इन सब्सक्रिप्शन। अभी तक ये हाँ सोया हुआ है। एक बार ये देख लेता हूँ नेटवर्क इंटरफेस में, नेटवर्क आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, घर में, एसोसिएट में। एक बार इसको एसोसिएट करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, फिर उधर से वापस जाने की ट्राई करते हैं, फिर पहचानता है कि नहीं देखते। और हाँ, इधर भी एक पॉइंट याद रखो, ये जो असाइनमेंट अभी क्या दिख रहा है आपको? डायनामिक डायनामिक मतलब ये वीएम को भी डायनामिक आईपी असाइन किया हुआ है। मतलब अगर ये वीएम कभी शट डाउन हुआ और ये आईपी उड़ा, चेंज आईपी चेंज हो जाएगा। किसी मतलब ये शट डाउन हुआ तो आईपी चेंज नहीं होगा। अगर समझो ये शट डाउन हुआ और उस बीच कोई नया वीएम क्रिएट हुआ ना,
तो ये 68 वाला आईपी उसको असाइन करेगा वो, ठीक है। तो इससे बेहतर क्या है अपने को, क्या करने का अपने को क्या स्टैटिक करके रखने का। तो स्टैटिक करेंगे तो क्या होगा, वीएम के अंदर स्टैटिक होगा क्या, नहीं, ये आईपी रिजर्वेशन है, जैसे डीएचसीपी में रिजर्व आईपी बोलते हैं ना, ये वीएम के लिए रिजर्व कर देगा, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ और निकलता हूँ। पॉइंट समझे ना, ये सब बहुत सारे पॉइंट है ना चेक करने वाले। ओके, अब ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम वीएम को मल्टीपल आईपी दे सकते हैं ना, एक वीएम को मल्टीपल आईपी दे सकते कि नहीं दे सकते, कभी नहीं दिया है ना। नहीं, हाँ, अभी ये मेरा नेटवर्क कार्ड है ना, अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना, यार ये निक 1 निक 2 होता है। निक 1 निक 2 नहीं, एक ही निक को मल्टीपल आईपी की बात कर रहा हूं। ये दिख रहा है, ओके, समझ में आया क्या, तुम मल्टीपल आईपी दे सकते हो, आईपी एड्रेस ये दिख रहा है, ऐड ऐड ऐड, इधर ऐड कर सकते हो। वैसे ही एक निक को भी आप मल्टीपल आईपी दे सकते हो, वो इधर से, ठीक है। आप चाहिए तो सबनेट चेंज कर सकते हो इधर से। क्या होगा वो, फिर मशीन रिबूट होगा, क्या होगा, रिबूट होगा, क्योंकि आईपी होगा। चेंज होगा, ठीक। रहेगा एक सर्वर एक वीएम को मल्टीपल आईपी देने का। हाँ, सॉरी, क्या सवाल था, आया नहीं, हाँ बोलिए ना। एक वीएम को मल्टीपल आईपी देने का पर्पस क्या होगा? भाई उस आईपी के लिए मल्टीपल वेबसाइट चला रहे होंगे तो लोग, एक ओके, एक समझो आईएएस की वेबसाइट मल्टीपल आईपी पे चल रही होगी, ओके, और एक ही सर्वर पे उनको होस्ट करना है तो कर सकते हैं ना, ओके, ओके, समझा ठीक पॉइंट मेरा। जी। और आपको चाहिए तो इस वीएम के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर, जैसे आपने बोला एक और निक अटैच कर लो, लेकिन क्या है रहा इधर, हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, मतलब ये जो वीएम टाइप हमने लिया है ना, इस पे फिर सिर्फ एक ही निक अटैच करने को अलाउ है, ठीक है। ओके, तो तुम दो निक भी अटैच कर सकते हो वीएम को, अगर अपन ने सही अपग्रेडेड सीरीज ली होती ना, तो हमको दो निक भी अटैच करने मिलते हैं। ये D2S V3 लिए है ना, और कुछ दूसरी ऊपर सीरीज ली होती तो हमको दो निक भी अटैच करने देते, ठीक है। और वीएम के अंदर डिस्क है, डिस्क को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डेटा डिस्क मुझे ऐड करनी है, क्रिएट एंड अटैच न्यू डेटा डिस्क, तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं करूंगा ये आएगा, मुझे बोलता है कि भाई लन कौन सा लेना है, 1, या जो भी तुमको लन आईडी देनी है वो, डिस्क नेम दो, प्रीमियम एसएसडी चाहिए, क्या चाहिए वो आप सिलेक्ट करो। ये आपको यहाँ से नहीं करना है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, डिस्क, यहाँ पे आपको आपकी डिस्क दिखेगी। अच्छा, ओएस डिस्क का साइज क्या है देखो, बाय डिफॉल्ट कितना दिया है, 127 127 दिया, 127 ठीक है। अगर मेरे को डिस्क क्रिएट करनी है, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा डिस्क, इसमें ना साइज देखो देता है, दिख रहा है। और इसको जैसे जैसे साइज है ना उसका नंबर है, P30 बोले तो 1024, P1 बोले तो 4 GB, P2 8, ऐसा नंबर दिया है। और उसके अगेंस्ट कितना IOPS मिलेगा, कितना थ्रूपुट मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट ऑन यू, आपको डिस्क अटैच करनी है तो कर दो। और जो डिस्क का स्टेट रहता है ना वो भी बताता है, यहाँ पे अपने को स्टेट नहीं दिख रहा है ना, मैं आपको है ना इधर एक कॉलम ऐड करता हूँ, मैनेज व्यू में एडिट कॉलम्स, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ, डिस्क का स्टेट बताएगा। अभी आप बोलेंगे स्टेट क्या है, स्टेट बोले तो अटैच्ड, क्या आया, अटैच्ड। अटैच्ड। अभी कुछ डिस्क रहेंगी जिसका वीएम डिलीटेड रहेगा और वो क्या रहेगी, अनअटैच्ड,
जब वो अनअटैच रहेगी तो पैसा खाती रहेगी। तो कॉस्ट सेविंग के लिए अपन को सबसे पहले जाके देखने का अनयूज्ड रिसोर्सेस, क्या देखने का? अनयूज्ड रिसोर्सेस। तो आपको खाली, हाँ, आपके पास अगर 1500 डिस्क रहेंगी तो आप कैसा देखोगे? यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, क्या? सिलेक्ट डिस्क स्टेट वैल्यू अनअटैच। यहाँ पे अटैच खाली एक ही है ना, अनअटैच रहेगी तो आ जाएगी। समझ में आया? तो जो भी Yes. इसमें तुमको मिलेगा अटैच, अनअटैच, रिजर्व्ड। अब बोलेगा, कोई बोलेगा रिजर्व्ड क्या है? रिजर्व्ड जो मशीन शट डाउन रहता है ना, उसका रिजर्व्ड आता है। ओके। देखना है क्या? देखना है तो ये हम्म। वीएम को हमें ना शट डाउन कर देते। स्टॉप, यस। पीआईपी देखो गायब हुआ क्या? देखे निहाल, Yes. गायब हो गया ना? हाँ। क्योंकि हमने वीएम शट डाउन किया है, डीएलोकेट किया। अब उसको नया आईपी मिलेगा अगर वापस पावर ऑन करूंगा। इसीलिए स्टैटिक रखोगे तो हमेशा वो सेम रहेगा। Okay. सक्सेसफुली स्टॉप टू वीएम। अब मैं जाके है ना डिस्क में जाके देखते। रिजर्व्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कोई वीएम 1 महीने से शट डाउन है, तो आप क्या बोल सकते हो कस्टमर को इजीली? सर आपका वीएम शट डाउन है ना, आपका स्टैंडर्ड एसएसडी है। आप क्या करो, सिंपली है ना कॉन्फ़िगरेशन में जाके, सॉरी साइज एंड परफॉर्मेंस में जाके इस वीएम को है ना, आप जब तक यूज नहीं कर रहे ना, इसको स्टैंडर्ड एसएसडी पे डाल दो सर, और सेव कर दो। और जब भी आप पावर ऑन करने वाले रहेंगे ना, इसको वापस से एसएसडी पे डाल के कर देना। तब तक का तो आपको कॉस्ट कम लगेगा। करेक्ट। समझ में आया ना? मतलब ये कैसा, ये मेरे डैडी जैसा काम करते हैं। मतलब जैसा मैं यहाँ से उठ के दरवाजा खोल के बाहर जाऊंगा ना, वो पंखा बंद कर देंगे। समझ गया। ठीक है, या उसका सिलो कर देंगे, या 5 पे रहेगा 6 पे रहेगा, वहां बाहर से भी हवा आते रहेंगी तो 2 पे डाल देंगे। तो मतलब पैसा वेस्ट ना हो, इसीलिए, है ना? आइडियाज है ना ये। करेक्ट। साइज प्लस परफॉर्मेंस वापस से अपन जाके स्टैंडर्ड एसएसडी कर सकते हैं, क्योंकि मुक्तेश ने तो फ्री का पैसा है। तो अब ये वीएम को स्टार्ट कर देते, और मैं आपको ही बोलता हूं फिलहाल कि मेरे को एक्सेस नहीं होगा ना, तो मुझे एक्सेस करके दो। आप ही एक्सेस करके देना, और नेक्स्ट वीक मुझे बताना क्या किया आपने, मुझे एक्सेस करके कैसे करके दिया मुझे एक्सेस। पब्लिक आईपी में ऐड करता हूं इधर। एक्सेस नहीं होगा तो एक्सेस करके देना। हो Bastion गया? through ना सर? सॉरी, नेक्स्ट। Bastion through बात कर रहे हो ना आप, एक्सेस करना हाँ, उसको? बेस्टेन से भी करके देना, बेस्टेन भी देखेंगे। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ एक्सेस होता है तो ठीक, नहीं होता है तो मुझे आप बताना क्यों नहीं होता है। हो गया एक्सेस? हो गया? हो गया, क्यों हुआ? मैं तो आरडी पे अलाउ नहीं किया था ना। मुक्तेश, तुषार, निहाल, मैं तो आरडी पे अलाउ किया था। मैं तो खाली पब्लिक आईपी असाइन किया। करेक्ट। मैंने आरडी पे अलाउ किया है, नो। तो फिर कैसे एक्सेस हुआ?
कुछ आइडिया आ रहा है क्या? कैसे हुआ यार, कोई तो बताओ। कुछ है नहीं स्टॉप करने के लिए, इसलिए मतलब ऐसा कोई फायरवॉल नहीं है या फिर हाँ, हमने एनर्जी बनाया ही नहीं है तो पूरा ओपन है ये। हाँ दिख रहा है ये? नो नेटवर्क इंटरफेस नॉट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तुषार, तुषार आपने जो बनाया था ना, उसमें तो खाली Correct. 3389 पोर्ट ओपन था। इसमें तो हम्म। पूरा मैदान खाली है। कोई पूरा घर आके लूट के लेके चले जाएगा, टाइल्स भी नहीं छोड़ेगा, सब छोड़ देगा। Okay. समझ गए। Inbound, outbound, correct. कुछ भी नहीं है, एनर्जी नहीं है। जी। ठीक है, तो आप क्या करना, मैं एनर्जी लगाता हूँ। ठीक है, एक एनर्जी बनाऊं क्या? नेक्स्ट वीक बनाते। चलेगा कैसे भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक मुझे आप मेरे को खाली ये बताना कि बस स्टैंड से कैसे कनेक्ट करते। अगर आपसे हो सका तो आप एनर्जी कनेक्ट करके भी कनेक्ट करके बताना। ठीक है, क्या किया वो बताना, या तो फिर नेक्स्ट वीक मैं एनर्जी ले लूंगा। स्टार्ट करेंगे एनर्जी से, और सेकंड वीएम भी बनाना है अपने को, और सीरीज का पढ़ के आना। ठीक है, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है अब तक जो पढ़ाया ठीक है? सर के ऊपर से गया? ठीक है सर। नो सर। अश्विन, समझा समझा समझा। अच्छा पहले ही वर्ड रख लिया, समझा? नहीं नहीं, सही में समझा, उस वजह से ही बोला मैं। ओके, ठीक है। So we can stop the session here. I hope the session was informative and you enjoyed the session. यस।